नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube मंच पर जिसका नाम है द पब्लिक सिटी। मैं शिवम और आज की खबर कोई आम राजनीतिक खबर नहीं है दोस्तों। आज की खबर सीधे दिल्ली की सत्ता की नींव हिला देने वाली है और ये खबर आ रही है दक्षिण भारत से। जी हाँ दोस्तों, आज अगर दिल्ली में बेचैनी है, अगर एनडीए में अचानक डिनर्स, मीटिंग्स, चाय पे चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया की राजनीति है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा आज पॉलिटिकल गलियारों में चारों तरफ गूंज रही है और वो नाम है रेवंत रेड्डी। आप सोच रहे होंगे कि रेवंत रेड्डी क्यों, इतनी बड़ी कहानी में वो भी। तो दोस्तों, यही चीज आपको सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। अगर आप दक्षिण भारत की राजनीति को थोड़ा सा भी समझते हैं तो आपको पता होगा चंद्रबाबू नायडू के सबसे करीबी नेताओं में अगर किसी एक का नाम लिया जाता है तो वो है रेवंत रेड्डी। और ये कोई हवाई दावा नहीं है दोस्तों। अगर रेवंत रेड्डी का इतिहास उठाकर आप देखें तो उनकी राजनीति की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से शुरू हुई थी। यानी वही पार्टी जिसे चंद्रबाबू नायडू ने खड़ा किया था, जिसे उन्होंने नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई थी। और पॉलिटिकल सर्कल्स में यह भी कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी जब कांग्रेस में आए तो वो भी चंद्रबाबू नायडू की सहमति से आए थे। मतलब साफ है दोस्तों, ये रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता काफी पुराना है, गहरा है और रणनीतिक है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आजकल जो असली गर्मा गर्मी है वो इस वजह से है कि राजनीति के वो पुराने धुरंधर पत्रकार जो 15-20 सालों से सत्ता के गलियारों में बैठे हैं, उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त राहुल गांधी के संपर्क में है। और इस संपर्क की सबसे मजबूत कड़ी कोई और नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी ही है। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच जो ब्रिज बन रहा है, जो क्वाइटली तैयार हो रहा है, एकदम शांति से तैयार हो रहा है, उसे पूरे दमखम से रेवंत रेड्डी ही बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू एनडीए से दूर क्यों खिसक रहे हैं। तो दोस्तों, कारण छोटे मोटे नहीं है। मैं आपको सीधे बताता हूं 3 बहुत बड़े कारण जिनकी वजह से नायडू का रुख अब इंडिया गठबंधन की तरफ जाता दिख रहा है। दोस्तों, पहला कारण है वक्फ कानून पर बीजेपी का रवैया। जी हां, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाली राजनीति नहीं होती है। उनकी पॉलिटिक्स शुरू से रही है सेकुलर पॉलिटिक्स, यानी धर्म निरपेक्ष वाली पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। लेकिन बीजेपी का जो रुख वक्फ बिल को लेकर सामने आ रहा है वो आप सब जानते हैं। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसका असर यह हो रहा है कि नायडू के जो कोर सेकुलर वोट बैंक है वो नायडू के एनडीए में रहने से धीरे धीरे खिसकने लगे हैं। कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स को यह बात रास नहीं आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ खड़े हैं। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है एविएशन का विवाद। जी हां, हाल ही में जो एविएशन सेक्टर में बवाल हुआ उस पर मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था कि कैसे पूरे मामले का ठीकरा सीधे सीधे टीडीपी और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू पर फोड़ दिया गया। और हैरानी की बात तो ये रही कि बीजेपी ने अपनी साथी पार्टी को, जिस पार्टी की वजह से बीजेपी आज सत्ता में बैठी है, बीजेपी ने उस साथी को, उस पार्टी को डिफेंड करने की बजाय पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। अब पॉलिटिकल इनसाइडर्स का कहना है कि ये चुप्पी जो रही वो चंद्रबाबू नायडू को बिल्कुल पसंद नहीं आई और यहीं से उनका झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ तेजी से बढ़ा। दोस्तों, ये मत भूलिए, चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। जब मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री भी नहीं कर पाए थे तब नायडू सरकारें बनाते और गिराया करते थे। और आज अगर मोदी सरकार केंद्र में टिकी हुई है तो उसमें 16 सीटें टीडीपी की जो हैं उसमें बहुत बड़ा रोल चंद्रबाबू नायडू का है। तो ऐसे में थोड़ा सम्मान, थोड़ी पॉलिटिकल डिग्निटी कोई भी नेता चाहेगा। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? चुप्पी बांध ली। जब पूरा गोदी मीडिया टीडीपी पे सवाल उठा रहा था, पूरा गोदी मीडिया उन राम मोहन नायडू पे सवाल उठा रहा था जो चंद्रबाबू नायडू के दूसरे बेटे की तरह हैं, तब बीजेपी ने चुप्पी साध ली। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण दोस्तों,
परिसीमन यानी डीलिमिटेशन, यही वो मुद्दा है जो बीजेपी के लिए साउथ से सबसे बड़ा झटका बन के आ सकता है। बीजेपी परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत की सीटें कम करने की दिशा में बढ़ती दिख रही है और सवाल ये है कि अगर साउथ की सीटें कम कर दी जाएं तो साउथ की राजनीति बचेगी कहाँ। और राजनीतिक सलाहकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा इसलिए भी करना चाहती है क्योंकि साउथ में बीजेपी की जमीन अभी भी कमजोर है और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू के लिए ये मुद्दा लाइन क्रॉसिंग वाला है। और दोस्तों, हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोपना ये भी साउथ के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जो बीजेपी को होते हुए दिख रहा है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक नाम और है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो नाम है एकनाथ शिंदे। वही एकनाथ शिंदे जिन्होंने बीजेपी के लिए अपनी ही पार्टी तोड़ दी थी, लेकिन बदले में बीजेपी ने उन्हें क्या दिया, धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा ये है दोस्तों कि शिंदे भी बीजेपी से खासा नाराज है और वो फिर से उद्धव ठाकरे गुट को अपना समर्थन वापस दे सकते हैं, यानी दोबारा से अपनी पार्टी को शामिल कर सकते हो अब पहले की शिवसेना में, जो असली शिवसेना कही जाती है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए ये गेम चेंजर मूवमेंट होगा दोस्तों। और दोस्तों, यही सारे कारण है कि आजकल मोदी जी एनडीए के नेताओं के साथ अर्जेंट और अर्जेंट मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी डिनर, कभी क्लोज डोर बातचीत। लेकिन एनडीए के नेता भी ये अच्छे से समझ रहे हैं कि मीटिंग्स क्यों की जा रही है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या साउथ से उठती ये हलचल एनडीए की नींव को हिला के रख देगी? क्या रेवंत रेड्डी इस पूरे गेम के साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं? और क्या चंद्रबाबू नायडू जल्द ही इंडिया गठबंधन की तरफ खुलकर कदम बढ़ाएंगे? आने वाले दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं दोस्तों। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमेशा मायने रखती है और असल में आपकी राय ही इस चैनल की असली ताकत भी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आज के दौर में निष्पक्ष राजनीतिक एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।